आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गतिकी में जो पिछले चैप्टर में हम पढ़ेंगे छद प्रथम कोटि प्रतिक्रिया। छद प्रथम कोटि प्रतिक्रिया में हम लोगों ने देखा था प्रतिक्रिया का वेग जो लिखा जाता है, प्रतिक्रिया का वेग बराबर लिखते हम लोग के डैश गुना, जैसे कि ईस्टर का लिखते हैं H2O का सांद्रण और गुना ईस्टर का सांद्रण। ईस्टर का जैसे तुम्हारा कोई भी ईस्टर हो जाता है CH3COO CH3 हो जाए C2H5 हो जाए, इस ढंग से लिखते हैं। और इसमें यह कहा जा रहा था कि H2O का जो सांद्रण होता है ये तो लगभग नियत होता है। H2O का सांद्रण होता है लगभग H2O का सांद्रण होता है 55 मोल प्रति लीटर, 55 मोल प्रति लीटर। तो के का ये जो जब स्थिर ही रहेगा ये लगभग किसके तरह दिखता है, तो प्रतिक्रिया का वेग बराबर लिख सकते हैं हम लोग, प्रतिक्रिया का वेग बराबर के गुना CH3COO C2H5। ये तुमने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा। अब देखते हैं इसी पर आधारित एक प्रश्न दिया हुआ है जिसका कि एनसीईआरटी में, जिसका उदाहरण है 4.9। तो उसको जरा सॉल्व करते हैं इसको। तो इतना लिखने के बाद देखो इसी पर आधारित है एनसीईआरटी का उदाहरण 4.9। इसमें दिया हुआ है तुमको एक ईस्टर है CH3COO CH3, उसका समय पर सांद्रण दिया हुआ है तुमको। जब टाइम दिया हुआ है 30 मिनट और उस पर सांद्रण दिया हुआ है शून्य पर सांद्रण, CH3CO का शून्य पर सांद्रण, जिसको हम लोग R0 कहेंगे। प्रथम कोटि प्रतिक्रिया की तरह इसको ट्रीट करना था। R0 जो तुम्हारा दिया हुआ है जो शून्य पर जो सांद्रण है दैट इज 0.8500 मोल प्रति लीटर मोलरिटी। और ये जो है तुमको 30 समय बाद 30 मिनट बाद इसका जो सांद्रण घट के बचता है 0.8004 मोलरिटी मोल प्रति लीटर। तो इसके आधार पर हमको पहले निकालना है कि ये जो प्रतिक्रिया का वेग, जो इसका व्यंजक लिखेंगे, प्रतिक्रिया का वेग बराबर के डैश इंटू CH3COO C2CH3, जैसे COO CH3 का जो ईस्टर का नाम होगा। तो इसमें के का वैल्यू, के डैश का वैल्यू क्या होगा, इसमें के डैश का वैल्यू क्या होगा। तो जो हम लोग का निकलेगा इसमें जो कि के डैश होगा, एक्चुअली में क्या होगा, प्रतिक्रिया जो तुम्हारा होगा ये तो इस ढंग से होगा के इंटू CH3CO C2H5, वो उसमें के डैश गुना के गुना क्या जाए, के डैश गुना के कांस्टेंट H2O बराबर के होगा। तो के डैश गुना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O बराबर क्या होगा, ये के होगा जो कि प्रथम कोटि का वेग नियतांक होगा। ये होगा प्रथम कोटि वेग नियतांक। तो अगर ये के निकल जाता है प्रथम कोटि प्रतिक्रिया के आधार पर, तो हम लोग के डैश इसके आधार पर, क्योंकि कंसंट्रेशन वाटर कितना दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है, तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, पहले हम लोग निकाल लेंगे किसके आधार पर, जो हम लोग का सूत्र होता था प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि का समीकरण, प्रथम कोटि के लिए क्या होता है तुमको सूत्र 2.303 log R0 by R का सांद्रण प्रारंभिक by R बराबर K गुना T। इससे K का वैल्यू आ जाएगा और K का वैल्यू से फिर K डैश का वैल्यू निकाल देंगे। इसके लिए हमारे पास जो समय दिया हुआ है 30 मिनट 60 मिनट 90 मिनट किसी से भी निकाल सकते हो। तो 30 मिनट वाला डाटा से निकाल देंगे। 3 डाटा तुम्हें दिया हुआ है तो 30 मिनट वाला जो डाटा है उसी से निकालते हैं। इसका वैल्यू होगा 0.8500 बाय 0.8004, दैट्स इक्वल टू के गुना कितना हो गया इसका वैल्यू 30 मिनट। तो के बराबर हो जाएगा तुम्हारा, इसको जो है तुमको 2.303 इंटू कर देंगे तो लॉग तो दशमलव 1.5 कर देते हैं, जिससे कि 1 आ जाएगा तुमको 8. इसमें क्या कर सकते हो, लॉग 10 बेस पर 8.500 कर दो उसको, माइनस लॉग क्योंकि दशमलव 8.004 बराबर के गुना 30 मिनट।
तो k का मान 30 से भाग लगेगा इधर आके, तो इसका वैल्यू देंगे यहाँ पर। तो इसमें लघुगणक का जो सारणी है तुम्हारी किताब के पीछे, उसका तुम प्रयोग कर सकते हो। तो इसका तुम्हें वैल्यू मिलेगा, लॉग कितना है तुमको, लॉग 85 का 0 देखिए, लॉग 85 का 0 कितना है डाटा, लॉग 85 का 0 हाँ, तो 0 पॉइंट क्या हो गया 9294 माइनस, अब 80 के सामने एक 0 देखेंगे और उसका वैल्यू और उसमें जो मीन डिफरेंस का 4 आएगा उसको इसमें घटा देंगे, तो जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा तुमको, कितना है 80 का 0 कितना है 90, 31 है और उसमें इधर 2 है तो 90 33 हो गया, तो 0.9033 हो गया, तो दो मीन डिफरेंस का, दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुमको k गुना 30 मिनट। अब कैलकुलेट करने से क्या होगा, अब इसको घटा देंगे तो यह हो जाएगा तुमको k बराबर 2.303 गुना 0.0261 बाय तुम्हारा आ गया 30 मिनट, दैट्स इक्वल टू क्या होगा इतना प्रति मिनट, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2.04 गुना 10⁻³ प्रति मिनट, प्रति मिनट में। अब चाहिए हमको, ये तो k निकल गया, हमको k डैश चाहिए, तो k डैश इंटू वाटर का सांद्रण, जल का सांद्रण बराबर क्या आ जाएगा k हो जाएगा, तो k डैश बराबर क्या होगा k बटे जल का सांद्रण H2O का सांद्रण, तो ये तुम्हारा हो गया, इसका वैल्यू आ गया 2.004 इंटू 10⁻³ प्रति मिनट, प्रति मिनट बटे इसका तुमको वैल्यू होता है 55 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट, तो मोल प्रति लीटर इसका सामना होता है, तो ये चला जाएगा ऊपर जाएगा लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड, तो इसमें 55 से क्या करना होगा भाग देना होगा, तो 55 से भाग जाएगा कितना आ गया आंसर इसका 3.6 इंटू 10⁻⁵, ये मात्रा जाएगा लीटर प्रति मोल, लीटर प्रति मोल प्रति मिनट, ये आंसर होगा तुम्हारा। ये 30 मिनट से बना सकते हैं 60 मिनट से, क्या किए समझ में आ गया होगा, ये तुमको 30 मिनट के बाद के साधन का प्रयोग करके हमने क्या कर लिया 30 मिनट, तो ये तो तुम्हारा प्रथम कोटि से निकाल लिया पहले k का वैल्यू और उसके बाद इसके लिए k डैश का मान इसमें निकाल लिया गया। ये होगा तुम्हारा प्रथम कोटि प्रतिक्रिया, जो छद प्रथम कोटि प्रतिक्रिया है 4.9। अब है तुमको इसमें हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे प्रतिक्रिया का वेग जो है तुमको ताप के आधार पर किस प्रकार परिवर्तित होता है, या ये भी पढ़ेंगे। और उसके पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं सक्रिय ऊर्जा, एक नया टर्म है, सक्रिय ऊर्जा क्या होता है। तो सक्रिय ऊर्जा होता है जब कोई प्रतिक्रिया होती है तो प्रतिकारक के पास कुछ ऊर्जा रहती है जिसको इंथैल्पी कहते हैं उसका, और जब वह प्रतिफल बनाता है तो प्रतिफल की भी इंथैल्पी अपनी होती है, और इन दोनों में जो अंतर होता है जैसा कि ऊष्मागतिकी में पढ़ा होगा कि प्रतिफल का इंथैल्पी घटाव, प्रतिकारक का इंथैल्पी क्या कहलाता है, इस प्रतिक्रिया का इंथैल्पी परिवर्तन कहलाता है। तो इसमें एक टर्म आता है सक्रिय ऊर्जा क्या है। सक्रिय ऊर्जा को इससे इंथैल्पी चेंज से कोई मतलब नहीं होता है। सक्रिय ऊर्जा का ग्राफ वगैरह में देखेंगे तो समझ में आएगा क्या है सक्रिय ऊर्जा, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा किसी प्रतिकारक को दी गई न्यूनतम ऊर्जा, दी गई न्यूनतम ऊर्जा, दी गई न्यूनतम ऊर्जा जिससे कि वह प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक
आवश्यक ऊर्जा प्राप्त कर मध्यवर्ती संकुल का निर्माण कर सके, मध्यवर्ती संकुल का निर्माण कर सके जिसके फलस्वरूप प्रतिफल का निर्माण हो, जिसके फलस्वरूप प्रतिफल का निर्माण हो सके सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। ये तुमको क्या कहलाएगी? ये सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो सक्रियण ऊर्जा हुआ कि प्रतिफल को जब प्रतिफल प्रतिकारक बनाने जाता है तो उसमें क्या होता है कि वह एक मध्यवर्ती का निर्माण करता है, और यह मध्यवर्ती का निर्माण जब करता है तो उसमें जो कि ऊर्जा की जरूरत पड़ती है प्रतिकारक को कम से कम देना पड़ता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इतना कम से कम ऊर्जा अगर नहीं दी जाए तो प्रतिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो प्रतिक्रिया को संपन्न होने के लिए इसकी आवश्यकता है, सक्रिय ऊर्जा की। जैसे इसको इस आलेख में हम लोग देखते हैं, एक है तुमको इधर ऊर्जा है, इधर प्रतिक्रिया का, इधर प्रतिक्रिया है, इधर प्रतिक्रिया हो रही है, प्रतिक्रिया का निर्देशांक है, इधर ऊर्जा है। तो जैसे जब पहले मानते हैं प्रतिकारक होगा, तो प्रतिकारक जैसे कि यहाँ पर तुमको प्रतिकारक, यहाँ पर प्रतिकारक की कुछ ऊर्जा होगी, यहाँ पर ये प्रतिकारक की इंथैल्पी होगी, ये प्रतिकारक है, यहाँ पर प्रतिकारक की इंथैल्पी, ये एंथैल्पी यहाँ पर ऊर्जा इंथैल्पी। तो प्रतिकारक का इंथैल्पी, तो ये तुमको क्या होगा? इस प्रतिकारक को अगर इतना ऊर्जा दीजिएगा तभी ये मध्यवर्ती बना पाएगा। और फिर बाद में हो सकता है कि अगर तुमको ये ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है तो ये ऊर्जा बाद में जो प्रतिफल की इंथैल्पी कम भी हो सकती है, ये प्रतिफल हो गया, इसकी इंथैल्पी कम भी है। और ये जो तुम्हारा कहलाता है, ये जो तुम्हारा हो गया, ये जो ग्राफ में देख रहे हो, यहाँ से जो इंथैल्पी परिवर्तन है ये डेल्टा एच कहलाता है। ये प्रतिक्रिया की इंथैल्पी परिवर्तन है। डेल्टा एच बराबर प्रतिक्रिया की इंथैल्पी, इतना इंथैल्पी आपका प्रतिक्रिया का कहलाएगा, डेल्टा एच। अब ये जो तुम्हारा जो प्रतिकारक को जो का न्यूनतम ऊर्जा इतना नहीं दीजिएगा, इतना जो यहाँ से यहाँ तक देखते हैं ऊर्जा, ये प्रतिक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। ये जो प्रतिक्रिया ऊर्जा है यही कहलाता है, इसको ई से डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कौन सा? सक्रियण ऊर्जा। इसको क्या कहेंगे हम लोग? सक्रियण ऊर्जा। ये को क्या कहेंगे हम लोग? ये जो तुम्हारा है ये सक्रियण ऊर्जा हो गया, सक्रियण ऊर्जा। तो सक्रियण ऊर्जा का संकेत हो गया ई। और यहाँ पर क्या बनाता है? इतना प्रतिकारक को इतना ऊर्जा दिए तो ये तुमको मध्यवर्ती संकुल बनाएगा। यहाँ पर जाकर के ये क्या होगा? मध्यवर्ती संकुल का निर्माण करेगा ये। तो मध्यवर्ती संकुल बनाएगा और इससे तुमको इसके बाद हो सकता है कि ये ऊर्जा क्या कर दे? इतना मुक्त भी कर दे। और तो डेल्टा एच का परिवर्तन, या इससे कोई मतलब नहीं, सक्रिय ऊर्जा को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बाद में ऊर्जा मुक्त होता है या ऊर्जा शोषण। अगर ये ऊष्मा शोषित होती है तुमको इंथैल्पी बढ़ जाएगी, यहीं पर ग्राफ ऐसे करते। तो इस बात से इसको कोई लेना है प्रतिफल बाद में जो बने वाला प्रतिफल होगा उसकी ऊर्जा क्या हो सकती है? प्रतिकारक से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। इससे किसी प्रतिकारक को मतलब नहीं होता है। तो ये तुम्हारा हो गया, ये क्या हो गया? एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा कहलाएगी। तो सक्रियण ऊर्जा का मान क्या होगा तुमको? जब प्रतिक्रिया की दर तुमको प्रतिक्रिया में तुमको क्या हो गया? जबकि प्रतिक्रिया यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा किसके बराबर हो गई? जब तुमको सक्रियण ऊर्जा का मान होगा, तुमको जितना सक्रिय ऊर्जा का मान होगा किसी प्रतिकारक के लिए, प्रतिकारक को दी गई न्यूनतम ऊर्जा, जिससे कि यह क्या कर सके? मध्यवर्ती बना सके। वह मध्यवर्ती पुनः क्या बना पाएगा? प्रतिफल बना पाएगा। और प्रतिफल की ऊर्जा जो होगी वह तुमको इससे कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है। अगर ऊष्माक्षेपी है तो कम हो जाएगी, पर ऊष्मा शोषी है तो इससे ज्यादा हो जाएगी। लेकिन इस ऊर्जा को इससे कोई मतलब नहीं है। उत्प्रेरक का प्रभाव जब होता है, उत्प्रेरक क्या करता है?
उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की दर को क्या करता है, बढ़ाता है। उससे क्या होता है, उत्प्रेरक के केस में, उत्प्रेरक की स्थिति में, इसको मतलब मैं लिख देता हूं, प्रतिक्रिया की वेग पर उत्प्रेरक प्रभाव। उत्प्रेरक क्या करता है, ये जो तुमको है इससे उसका एक आलेख फिर से बना ही देंगे इसको। तो वह क्या करता है कि ये तुमको उत्प्रेरक क्या करता है, प्रतिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर, मतलब प्रतिक्रिया के वेग को सामान्यतः बढ़ा देता है, तो जिसको हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक कहते हैं। और जो प्रतिक्रिया के वेग को घटाता है उसको हम लोग मंदक कहते हैं। तो उत्प्रेरक का प्रभाव, प्रतिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव। प्रतिक्रिया पर उत्प्रेरक का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा में कमी कर, सक्रियण ऊर्जा में कमी कर प्रतिक्रिया के वेग को, प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। ये क्या करता है, एक अल्टरनेटिव पाथ देता है, एक इस ढंग का जो पहले चित्र बना रहे थे, अगर उत्प्रेरक नहीं होगा तो कैसा आलेख होगा। इसमें देखिए ये तुमको प्रतिक्रिया की होती है, प्रतिक्रिया है और यहाँ पर इंथैल्पी या ऊर्जा है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये इंथैल्पी है ए में प्रतिकारक की, अगर यहाँ पर इंथैल्पी है तो पहले अभी जो ग्राफ बनाए थे इसमें कुछ ऐसा ग्राफ बनाए थे, ये प्रतिफल का हो गया, ये प्रतिफल का हो गया प्रोडक्ट, और ये तुमको हो गया रिएक्टेंट, दैट इज प्रतिकारक हो गई। और इसको हमने कहा था कि ये तुमको क्या होगा, ये सक्रियण ऊर्जा होगा, ये सक्रियण ऊर्जा, ये सक्रियण ऊर्जा है तुम्हारा। तो उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक तुमको क्या करेगा, यह जो तुमको है एक नया पाथ देता है जिससे कि सक्रियण ऊर्जा कम हो जाएगा और तुमको यह जो है तुमको मध्यवर्ती का निर्माण यहीं पर कर देगा ये। और ये तुमको सक्रियण ऊर्जा कम लगेगा, इस कारण से क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, बढ़ जाएगा। प्रतिक्रिया का वेग तुमको बढ़ गया तुमको, और उसके बाद बाकी जो तुम्हारा इधर की तरफ ये जो तुम्हारा पाथ है यहाँ पर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा। उत्प्रेरक को इंथैल्पी परिवर्तन से मतलब नहीं होगा, ये यहीं पर सक्रिय ऊर्जा का मान ये डैश कर दिया, सक्रिय ऊर्जा का मान ये डैश, किसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो गया। ये हो गया उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या देगा, ये सक्रिय ऊर्जा पहले था ये था, और अब क्या हो गया, ये डैश जो होगा तुम्हारा, ये डैश रिलेटेड क्या है ये, और इससे प्रतिक्रिया की वेग क्या जाती है, बढ़ जाती है। तो प्रतिकारक उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक एक जो नया एक दूसरा रास्ता देता है जिससे कि कम सक्रिय ऊर्जा में ही प्रतिक्रिया क्या हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। इसलिए प्रतिक्रिया यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये कम ऊर्जा लगा और ये फिर प्रोडक्ट बन गया। यहाँ इसमें कोई अंतर नहीं, प्रतिकारक और प्रतिफल के एंथैल्पी में कोई परिवर्तन उत्प्रेरक नहीं करता है। ये तुमको क्या करेगा, सिर्फ एक नया रास्ता दे दिया और यहाँ पर प्रतिक्रिया का में ये क्या हो, सक्रिय ऊर्जा में इतना कमी हो गया और इस प्रकार प्रतिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, तुमको बढ़ जाता है। ये है उत्प्रेरक का प्रभाव। तो उत्प्रेरक यही करेगा तुमको। दूसरा था प्रतिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव, प्रतिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव। तो ताप बढ़ाने पर सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि प्रतिक्रिया जो होती है उसका जो वेग होता है वो बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उसमें बढ़ता क्यों है, प्रतिक्रिया का वेग का हम लोग सूत्र लिखते थे, प्रतिक्रिया का वेग जो व्यंजक लिखते थे, प्रतिक्रिया का वेग बराबर k गुना प्रतिकारक का सांद्रण पर कुछ पावर करके दिया करते थे हम लोग। प्रतिकारक के सांद्रण पर जो जिसको हम लोग कोटि करते थे। तो प्रतिक्रिया का वेग अगर तुमको बढ़ाना हो तो प्रतिक्रिया का वेग अगर ताप बढ़ाने पर क्या फर्क पड़ता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिक्रिया का वेग किस प्रकार बदल जाती है, किस प्रकार मतलब कि परिवर्तित होती है। तो उसको जो तुमको हम लोग बताते हैं, ताप बढ़ाने पर प्रतिक्रिया का वेग तुमको बढ़ती है, बिकॉज की उसमें जो के तुम्हारा होता है व्यंजक में, जिसे हमने लिखा था पहले, प्रतिक्रिया का वेग बराबर क्या है, के गुना कुछ प्रतिकारक का सांद्रण। तो प्रतिक्रिया ताप बढ़ाने पर के का मान क्या जाता है, बढ़ जाता है।
और इसलिए प्रतिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। तो इस पर लिख देते हैं, इसका जो टॉपिक है तुम्हारा प्रतिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। ताप बढ़ाने पर प्रतिक्रिया का वेग, ताप बढ़ाने पर प्रतिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। चूंकि प्रतिक्रिया का वेग स्थिरांक के ताप के साथ परिवर्तित होती है, जिसे गणितीय रूप में आर्हेनियस के समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा तुमको के बराबर, तो इसका मतलब प्रतिक्रिया का वेग स्थिरांक के बराबर ए गुना ई पर पावर माइनस चरघातांकी फलन ई होता है बटे आर टी। जहां पर क्या हो गया तुमको प्रतिक्रिया का के बराबर प्रतिक्रिया का वेग स्थिरांक, के बराबर क्या होता है इसमें प्रतिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं इसको, प्रतिक्रिया का वेग स्थिरांक, और ए बराबर हो गया आर्हेनियस नियतांक, और ई ए जो तुमको ये अभी देखा वो क्या है सक्रिय ऊर्जा, जितना ऊर्जा प्रतिकारक को देना पड़ता है मध्यवर्ती बनाने के लिए। आर है तुमको गैस नियतांक, इसका मान होता है 8.3 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन, ऐसा मात्रा में। और टी हो गया प्रतिक्रिया का ताप केल्विन में, टी बराबर प्रतिक्रिया का ताप केल्विन में, प्रतिक्रिया का ताप कौन मात्रा में केल्विन। तो ये तुम्हारा हो गया किसका वैल्यू, प्रतिक्रिया का वैल्यू हो गया तुम्हारा प्रतिकारक होने के बराबर ए ई पर पावर माइनस ए बाय आर टी। और अब तुमको इसमें क्या होगा, तुमको सक्रिय ऊर्जा का मान तुमको जो है, और ई सक्रिय ऊर्जा हो गया ई, आर का मान हो गया गैस नियतांक, और टी हो गया प्रतिक्रिया का केल्विन में। इसको जो है इस प्रतिक्रिया को, इस समीकरण को हम लोग लॉग लेकर के एक दूसरे रूप में दो ताप में ए से हटा भी सकते हैं, एक को आवृत्ति गुणक भी कहा जाता है। इसको आगे देखते हैं हम लोग। इस प्रतिक्रिया में अगर हम लोग लॉग लेते हैं तो इसको फिर से मैं लिख देता हूं, लॉग के रूप में लिख के गणितीय रूप में तुमको अलग अलग रूप में भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। गणितीय रूप में इसको अलग ढंग से भी व्यक्त कर सकते हैं। दो ताप T1 और T2 पर यदि ताप, इसको लॉग लेकर के इसको गणितीय रूप में इस समीकरण को अलग रूप से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसका जो वैल्यू है तुमको दिया हुआ के बराबर क्या होगा, तुमको ए आर्हेनियस समीकरण को हम लोग लॉग लेके व्यक्त करते हैं। के बराबर ए ई पर पावर माइनस ए बाय
आर टी, लॉग दोनों तरफ ले लेते हैं, तो लॉग ई बेस पर लेते हैं, फिर बाद में इसको बदल देंगे, गुना में क्या होता है, लॉग मतलब क्या होता है, प्लस के ऊपर इसका गुना को दें, लॉग ई बेस पर गया, ई पर पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब तुमको हो गया ये लॉग, इसको कर देते हैं, लॉग तुमको आ गया, लॉग ई बेस को 2.303 बदल के 10 बेस पर हो गया, 2 लॉग के हो गया 10 बेस पर बराबर 2.303 लॉग 10 बेस पर ए हो गया, माइनस इसमें पहले तो पावर आगे आ जाता है, ये बाय आर टी को बाहर लिख लो, और लॉग ई बेस पर ई कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसी को 1 करेंगे ई बेस पर ही कर लिए थे। और अब जब 2.3 ई बेस ई तो 1 हो गया, और 2.33 से तो भाग करते हैं, तुम्हारा समीकरण जाएगा लॉग के, लॉग 10 बेस पर के, लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी, और ई बेस पर ई 1 हो गया, वो खत्म हो गया। अब इसमें यदि ताप T1 पर ए को भी हटाना चाहते हैं तो उसके दो समीकरण की जरूरत पड़ेगी हमको, यदि ताप T1 पर वेग स्थिरांक K1 तथा ताप T2 पर K2 हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, K1 देते हैं पर मान जबकि लॉग 10 बेस पर, यहाँ K1 इक्वल टू लॉग 10 बेस पर A माइनस 2.303 सॉरी ये बाय 2.303 आर T1, ऐसा ये पहला समीकरण हो गया। और इसी टाइप से फिर दूसरा क्या लिख सकते हैं हम लोग, लॉग 10 बेस पर K2 बराबर हो गया लॉग 10 बेस पर A माइनस ई ए बाय 2.303 आर T2, ये दूसरा हो गया। अब अगर घटा देते हैं हम लोग लॉग K2 माइनस K1 करते हैं, लॉग दूसरा में पहला घटाते हैं, सेकेंड में फर्स्ट माइनस कर दो, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा तुमको, लॉग 10 बेस पर K2 माइनस लॉग 10 बेस पर K1 इज इक्वल टू क्या होगा तुमको, लॉग ए माइनस ई ए बाय 2.303 आर T1, और माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ए, और ये माइनस में जब ब्रैकेट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस ही लिख देते हैं एक बार, ई ए बाय 2.303 आर T2, और तो लॉग ए कट जाएगा तुम्हारा। तो अब तुम्हारा क्या आ गया, लॉग 10 बेस पर K2 बाय K1, तुम्हारा जो फॉर्मूला आ गया एक, लॉग 10 बेस पर K2 बाय K1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2.303 सॉरी ई ए पहले ऊपर है, ई ए बाय 2.303 आर, और तुमको क्या होगा, ये तुम्हारा जो टेम्परेचर है तुम्हारा T1 वाला, इसमें माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 1 बाय T1 पहले T1 माइनस 1 बाय T2, ध्यान रहे ताप केल्विन में होना चाहिए, ताप किस मात्रा में होता है, केल्विन में। और ध्यान रखने की बात यह है इस सूत्र में कि ये जब जिसका लॉग तुम्हारा, जिसका K पहले ऊपर रहेगा उसका T बाद में रहेगा, जिसका लॉग ऊपर मतलब K ऊपर है उसका T बाद में है, ये ध्यान है। इस फॉर्मूला का जब प्रयोग करेंगे तो इसको ध्यान रखेंगे। तो इस पर आधारित दो क्वेश्चन तुम्हें दिए गए हैं, तुमको 4.10 और 4.11 तुमको दिया हुआ है, जो कि इस पर बेस्ड है, तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, उसमें और समझने में तुमको मदद मिलेगी। इसी से फॉर्मूला तो बन जाएगा तुम्हारा। तो 4.10 नंबर 4.10 में दिया हुआ है कि लॉग एक ताप है 500 केल्विन पर, तुमको एक प्रतिक्रिया का वेग स्थिरांक का मान है 0.02, जो तुमको 0.02 प्रति सेकेंड है, 0.02 प्रति सेकेंड है ना मात्रा। एनसीईआरटी का उदाहरण 4.10, चलो 4.10 देख लेते हैं इसमें। तो इसमें तुम्हारा होगा एनसीईआरटी का 4.10 में, इसमें दिया हुआ है तुमको दो प्रतिक्रिया, जैसे कि अभी हम लोग जो सूत्र बनाए थे उसी पर बैठा लेते हैं। तो तुम्हारा सूत्र था
दिया हुआ कि लॉग उसमें k बराबर log 10 बेस पर k बराबर log 10 बेस पर a माइनस EA बाय 2.303 RT। इस पर ये फॉर्मूला क्वेश्चन बैठ जाए कि a का मान हमें निकालना है और उसमें जो है तुमको सक्रिय ऊर्जा का मान निकालना है इस क्वेश्चन में। तो सक्रिय ऊर्जा EA का मान निकालना है और a का मान निकालना है। उसमें दो डाटा दिया गया है। एक तुमको डाटा दिया हुआ है जब 0.02 है, जब ताप है तुमको 500 केल्विन, तो लॉग तुम्हारा हो गया a माइनस EA बाय 2.303 R, इसका R का मान 8.3 रख देंगे आगे, गुना 500 केल्विन। और दूसरा है तुमको log 10 बेस पर 0.07 बराबर log 10 बेस पर a माइनस EA बाय 2.303 R गुना 700 केल्विन। तो जब दूसरा में, ये पहला समीकरण, ये दूसरा घटा पहला कर देते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं। तो log 0.07 माइनस log 0.02 बराबर क्या होगा, log a माइनस EA बाय 2.303 R गुना 700 केल्विन और माइनस log a, और माइनस यहाँ है, यहाँ पे से माइनस का ब्रैकेट देना पड़ेगा, तो माइनस का ब्रैकेट तोड़े क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो EA बाय 2.303 R गुना 500 केल्विन ये ताप हो गया तुम्हारा। अब है तुम्हारा ये तुमको हो गया log 0.07 बाय log क्या होगा तुमको 0.02 बटे log, मतलब log m माइनस log n क्या होगा, log m बाय n हो गया। log a कट गया तुम्हारा, और ये माइनस में जो प्लस वाला है वो आगे आ गया, और EA बाय 2.303 R कॉमन आ गया, 1/500 केल्विन माइनस 1/700 केल्विन क्या टेम्परेचर में माइनस कर दिया। तो log तुम्हारा हो गया log 3.5 हो गया, log 3.5 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 गुना ये 8.3 गुना इसका लघुत्तम लेकर के 2/3500। तो log 3.5 का log 35 का जीरो कितना है, log टेबल में वैल्यू 0.544। log 35 का जीरो देख लेंगे इसमें और 0 पॉइंट लिखा देंगे इसको, तो ये आ जाएगा तुमको 0.5441। यही वैल्यू है, दैट्स इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, यही वैल्यू होगा, दैट्स इक्वल टू EA बाय EA इंटू 2 बाय तुम्हारा हो गया 2.303 गुना 8.3 गुना 3500। तो ये तुम्हारा R का, अब के इससे क्या चीज का वैल्यू हो जाएगा इसका, EA का वैल्यू, इसको सबको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे EA का वैल्यू तुम्हारा किताब में दिया हुआ है 18,236 18,230 जूल प्रति मोल, मतलब जूल प्रति मोल में इसका वैल्यू है दिया हुआ। और ऐसे तुम कैलकुलेट करने पर ये तुमको वैल्यू कैलकुलेट तो 18,000 के आसपास आएगा। जो किताब का जो वैल्यू है वही मैंने लिख दिया है, क्योंकि इस ढंग से डाटा को कैलकुलेट करने के 18,000 के आसपास आता है, 18,200 के आसपास आएगा, ना कि 18,230 नहीं आ पाता है। तो ठीक है, तो कैलकुलेटर उसमें किसी ढंग से कैलकुलेट किया गया होगा, कल तुम ये सब इसको कैलकुलेटर से भी मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग तुम्हारा डाटा आ भी जाएगा। तो ठीक है, तुम्हारा ये तुम्हारा हो गया। अब एक चीज इसमें और निकालना है कि इसमें जो तुमको log k का वैल्यू निकल गया, EA का वैल्यू निकल गया, तो अब इसमें A का वैल्यू निकालना है। तो A का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग पहला इक्वेशन है EA का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, EA का मान 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, log 0.02 बराबर log A माइनस 18,230 बाय ये होगा तुमको 2.303 गुना R का मान 8.3 गुना 500 केल्विन, इसका मान रखने पर ये तुमको कैलकुलेट करके आ जाता है कितना, करीब 1 पॉइंट कुछ आता है, कितना आता है बोला, कैलकुलेट करके लिखा होगा कॉपी में 1.61 के आसपास आ जाएगा। तो ये तुम्हारा आ गया, या 1.61 से थोड़ा ज्यादा भी आ सकता है। और log तुम्हारा ये 0.02 होता है, ये तुमको मतलब कि माइनस में आ जाएगा, मतलब माइनस में इसका वैल्यू आ जाएगा तुमको
माइनस में आ जाएगा तुमको log a, माइनस मतलब कि log, जैसे log 2 है, इसको लिखेंगे log 2 इंटू 10⁻⁻1, ऐसा लिखना होगा। 2 इंटू 10⁻0.02 है, तो log 2 इंटू 10⁻2 लिखना होगा। log 2 इंटू 10⁻2 लिखो, 0.02 है तो 2 इंटू 10⁻2 हो गया, तो -2 और इज इक्वल टू क्या होगा तुमको log a और माइनस ये हो गया तुमको कितना बोला 1.61 बाई 1.64 ऐसे कुछ आएगा। तो इसको जब वैल्यू घटाएंगे इसमें तो ये होगा तुमको 0.02 है तो -2 प्लस 0.3010, ये हो जाएगा तुमको -1.7 इक्वल टू log a माइनस 1.61। तो ये तुम्हारा आ जाएगा, ये तुम्हारा log a बराबर माइनस में आ जाएगा कितना तुमको 0.61 और इधर है -1.7, -1.61, तो आंसर कितना जो है a का वैल्यू 1.61, इसका वैल्यू कितना था 0.02 था, 0.2 हाँ 0.02 हाँ। तो ये तुम्हारा तो वैल्यू आ गया तुम्हारा, जो भी तो आएगा इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, इसका वैल्यू हटा करके क्या लेंगे a का वैल्यू निकालेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे तो उससे क्या आ जाएगा तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा। यहाँ पर इसको हट इधर माइनस कर देंगे और एक बार का निकालेंगे, क्या कर देंगे हम लोग एंटी लॉग लेंगे तो उससे इसका वैल्यू आ जाएगा, a का वैल्यू आएगा। ये तुम्हारा हो गया कौन सा एग्जाम्पल था, 4.10 था। अब उसका 4.11 तो उसका पेट उसको कर लेगा लॉग से देख करके एंटी लॉग उसका लेगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो अब है तुमको एक और एग्जांपल दिया हुआ है 4.11 से तुम्हारा, तो 4.11 में दिया हुआ है तुम्हारा, उसमें 600 केल्विन और 700 केल्विन दो ताप पर K का वैल्यू दिया हुआ है। 600 केल्विन और 700 केल्विन पर दो ताप पर K का वैल्यू दिया हुआ है, तो उसका निकालना है 200 केल्विन, 600 केल्विन और 700 केल्विन, ये दो ताप पर उसका वैल्यू दिया हुआ है। एनसीईआरटी उदाहरण 4.11 ना, ये तुम्हारा अंतिम उदाहरण है इस चैप्टर का। उसमें दिया हुआ है ताप T बराबर 600 केल्विन, कितना है K का वैल्यू 600 केल्विन तो दिया हुआ है, 700 पे निकालना है, 600 कितना है -5 प्रति सेकेंड और 700 केल्विन जो ताप है T2 बराबर कितना है 700 केल्विन पर K2 का वैल्यू आई हैव टू फाइंड आउट कितना होगा। और इसका जो तुमको दिया हुआ है सक्रिय ऊर्जा का मान दिया हुआ है सर, सक्रिय ऊर्जा का मान है, डाटा उसी से ले लेंगे। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है तुम्हारा, अभी जो फॉर्मूला लिख रहे थे दूसरा टाइप का, दूसरा K2/K1 इक्वल्स टू EA/2.303 R, जिसका ऊपर होता है K, जिसका ऊपर होता है K वो T बाद में होता है 1/T1 - 1/T2 ऐसा। ये हो गया log K2 हमें निकालना है, K1 का वैल्यू दिया हुआ है, तो log K2/K1 का वैल्यू कितना था 1.6 K1 का हाँ कितना 1.60 बस इंटू 10⁻⁻5 और दैट्स ये का मान कितना हो गया 209 जूल प्रति मोल, ठीक है, बाय 2.303 और R का मान है 8.3 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन। प्रति केल्विन यहां से कट जाएगा, प्रति केल्विन और केल्विन कटेगा और ये हो गया 1/600 - 1/700, ये तुम्हारा रहेगा।
तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4200, तो 7 माइनस 1/4200 इसका हो जाएगा 1/4200 हो जाएगा। तो log K2 बाय 1/6 -2 है ना, 10⁻5 इज इक्वल टू हो गया तुमको 209 बाय कर दो इसको डिवाइड करके वैल्यू बता दो तो कैलकुलेटर से कितना हो जाएगा 209 बाय 2.303 करो, 209 बाय 2.303 और डिवाइड बाय 8.3 हो गया। इसका डिवाइड बाय कर दो, डिवाइडेड बाय 420 डिवाइड बाय 4.2 4200 कितना होगा? तो इसका जो भी वैल्यू आएगा यहां से इसका क्या निकालना होगा, इधर की तरफ एंटी लॉग लेना पड़ेगा इसमें, इससे के का वैल्यू आ जाएगा। तो K2 बाय कितना आ गया वैल्यू निकालो, K2 बाय 1.6 × 10⁻5 बराबर हो जाएगा एंटी लॉग, जो इधर कैलकुलेट करके आएगा इसका नहीं होगा 209 बाय कितना किया, हाँ डिवाइड बाय फिर 8.3 डिवाइड बाय 420 4200 कितना लगेगा? 0.0026 इसमें ले लेंगे एंटी लॉग ले लेंगे 0.0026 का, तो 26 का क्या जाएगा तुमको 2.6 × 10⁻³ लिखना पड़ेगा। एंटी लॉग लेने के क्या करना होता है, इसको एंटी लॉग ले लेंगे इसका, तो इसको लिखेंगे 2.6 × 10⁻3 एंटी लॉग 2.6 × 10⁻3, तो 26 का 0 देखना पड़ेगा और इसको जितना होगा इससे इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आंसर दिया होगा तुम्हारा? कितना? हाँ जो भी है तुमको एंटी लॉग निकाल करके इससे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के का वैल्यू क्या आएगा तुम्हारा आ जाएगा। तो ये तुम्हारा इसका ये तुम्हारा था क्वेश्चन नंबर था तुम्हारा 11। अब है तुमको इसके बाद एक और थ्योरी दिया हुआ जिसका नाम है संघट्ट सिद्धांत, अंतिम थ्योरी इस चैप्टर का। लॉग टेबल देखना हो तो राइट टेबल का जो मैथमेटिकल टूल्स है उसको वीडियो को भी देख सकते हो, एंटी लॉग देखने के लिए जहां दिक्कत है उसका प्रयोग कर सकते हो। अब है तुमको प्रतिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत। राइट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम जहां पे चाहो जिस भी क्वेश्चन में तुमको मदद लेना हो उसको क्वेश्चन को हमसे पूछ सकते हो। जहां पर तुमको जो थ्योरी में समस्या आ रही है फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसमें तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। या तुमको जैसे मैं ग्राफ अभी तुमको लॉगरिथम के लिए मैथमेटिकल टूल्स है तुम्हारा, उसको भी तुम देख सकते हो। उसका जो वीडियो है तुमको लॉग कैसे निकाला जाए, लॉग टेबल का प्रयोग कैसे करें, ये सब का वीडियो देखने के लिए तुम राइट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अब है प्रतिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत, जो तुम्हारा अंतिम टॉपिक है, प्रतिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत। रासायनिक प्रतिक्रिया में जो प्रतिकारक और प्रतिफल होता है, तो प्रतिकारक के अणुओं के बीच में क्या होता है, तुमको एक बंधन बना होता है। जैसे कि प्रतिकारक हैं तो यहाँ पर एक तुमको एक बंधन बना होता है, तो प्रतिक्रिया होने के लिए जरूरी ये होता है कि इस बंधन को तोड़ा जाए। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं इसको एक गोला के रूप में माना जाता है, और जो रिएक्टेंट जो होते हैं तुमको एक ऊर्जा लेकर के इस ढंग से अगर तुमको अटैक करेंगे, यहाँ पर जो ये तुम्हारा हो गया अभिकारक जो भी हो गया, और इसको कहते हैं जिस पर अट्रैक्ट करते हैं उसको सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कहते हैं। ये इधर से जाकर के क्या करते हैं, इस पे अटैक करते हैं, और जिससे कि ये बंधन को तोड़ करके ये निकल जाता है। और इसके लिए ये जरूरी है कि ये जो प्रति सेकेंड जो प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकेंड जो इतने संघट्ट की संख्या होगी उसे हम लोग संघट्ट आवृत्ति कहते हैं। तो जितना अधिक इसमें टक्कर होगा उतनी संख्या में ये संभावना है कि उतने अधिक अणु क्या हो पाएंगे, टूट पाएंगे। लेकिन इसमें एक और बात जो ध्यान रखनी पड़ती है, मतलब कि ये मैंने कहा कि जो दूसरे अणु हैं वो इससे संघट्ट करेंगे, और जितना अधिक संघट्ट होगा उतना ही अधिक इसकी संभावना रहेगी, तुमको प्रतिक्रिया के संपन्न होने की संभावना बढ़ेगी। लेकिन
इस बात में ये भी एक चीज है कि संघट्ट सफल होना और संघट्ट होना ये दो अलग अलग बातें हैं। सफल संघट्ट उसे कहेंगे जो कि बंधन को तोड़ सकने में सक्षम हो। अगर संघट्ट ऐसा हो गया जो कि बंधन को तोड़ ही नहीं पाया, वो संघट्ट तो किसी काम का हमारे प्रतिक्रिया के लिए नहीं होगा। तो संघट्ट अगर संघट्ट को सफल होने के लिए एक तो होना चाहिए कि इसका वेग सफिशिएंट होना चाहिए, इसकी ऊर्जा इसकी इतनी अधिक होनी चाहिए कि इस बंधन को ये क्या कर सके, बहुत तेजी से मारे जिससे कि ये टूट सके। तो इसका ऊर्जा क्या होना चाहिए, सफिशिएंटली हाई होना चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा ऊर्जा होने के बावजूद भी हो सकता है कि आप बंधन को तोड़ सकने में सफल ना हो पाए। जैसे अगर आपकी दिशा सही नहीं है, जैसे कि तुम मान लेते हो, ऐसा कल्पना करो तुम इधर से आके टक्कर मारो, बहुत तेज टक्कर भी मारा, तो क्या तुमको लगता है कि बंधन टूटेगा? बिल्कुल नहीं टूटेगा। ये आसानी से समझा सकता है, ये बंधन बिल्कुल थोड़ा सा दब सकता है लेकिन ये टूटेगा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका वेग सही भी है तो अभिविन्यास भी आपका मतलब दिशा, अभिविन्यास जिसको कहते हैं, वह भी सही होना चाहिए। तो प्रतिक्रिया संपन्न होने के लिए दो बातें, एक तो संघट्ट होना चाहिए, दूसरा संघट्ट में इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि वह बंधन को तोड़ सके, और इसके लिए प्रॉपर अभिविन्यास भी होना चाहिए। तो जो आर्हेनियस के फैक्टर में समीकरण में जो तुमको ए जो गुणक था, जो आर्हेनियस गुणक जिसको हम लिखे थे k बराबर a e टू दी पावर माइनस ए बाय आर टी, यह जो तुमको है ये प्रतिक्रिया के संघट्ट से ही जुड़ा हुआ गुणक है। ये संघट्ट आवृत्ति भी कहते हैं, इसको संघट्ट आवृत्ति भी कहते हैं। तो संघट्ट आवृत्ति जितना अधिक होगा सक्सेसफुल, वह क्या होगा तुमको, संघट्ट आवृत्ति जितना अधिक होगा इसके जो ए का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये प्रतिक्रिया का तो और तुम्हारा दूसरा होता है इसका अभिविन्यास भी सही होना चाहिए। उसके लिए एक तुमको प्रोबेबिलिटी का एक फैक्टर लगाते हैं जिसको हम लोग पी करते हैं। इस समीकरण को हम लोग एक शुद्ध करके थोड़ा अलग रूप में इस सिद्धांत में लिखेंगे। तो इसके इस सिद्धांत के बारे में एक दो लाइन लिख देते हैं। प्रतिक्रिया के दौरान प्रतिकारकों के बीच संघट्ट होता है, प्रतिकारकों के बीच संघट्ट होता है, जिसमें प्रतिकारक के बंधन टूट जाते हैं एवं नए बंधन का निर्माण होता है, निर्माण कर प्रतिफल बनाते हैं, नए बंधन का निर्माण कर प्रतिफल का निर्माण करते हैं। तो प्रतिफल प्रतिकारक क्या करेगा, जब एक प्रतिकारक क्या होगा तुमको, जब प्रतिक्रिया करेगा तो वह क्या करेगा, प्रतिक्रिया जब करता है तो वह एक बंधन को मतलब तोड़ता है, दूसरा बंधन का निर्माण होता है। प्रतिकारक को एक ठोस अणु के रूप में माना जाता है, प्रतिकारक को ठोस अणु के रूप में माना जाता है, प्रतिकारक को ठोस गोला के रूप में समझा जा सकता है, प्रतिकारक को ठोस गोला के रूप में समझा जाता है, समझा जाता है। प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकेंड होने वाले संघट्ट की संख्या, प्रति सेकेंड होने वाले संघट्टों की संख्या
संघट्ट आवृत्ति कहलाती है। संघट्ट आवृत्ति कहलाती है। इसको संघट्ट आवृत्ति कहते हैं। संघट्ट आवृत्ति से जेड, जैसे ए बी के बीच में हो तो इसे जेड ए बी का से डिनोट किया जाता है। ए बी अणु के बीच, ए बी अणु के बीच संघट्ट आवृत्ति को जेड ए बी के द्वारा दिखाया जाता है। जेड ए बी के द्वारा दिखाया जाता है, व्यक्त किया जाता है, मतलब कह सकते हो। तो के बराबर होगा तुमको, ये तुम्हारा आर्डीनियस समीकरण में जेड ए बी जो इसका हो गया संघट्ट आवृत्ति गुना ई पर पावर माइनस ए बाय आर टी। प्रत्येक संघट्ट सफल नहीं होता, बल्कि उसकी ऊर्जा एवं अभिविन्यास सही होनी चाहिए। मतलब दिशा अगर सही नहीं रहेगा तो भी नहीं, जैसा मैंने अभी समझाया था। इसके लिए एक गुणक हम लोग प्रोबेबिलिटी गुणक, प्रायिकता गुणक, इसके लिए इसलिए के बराबर क्या आ जाएगा, एक पी लेते हैं। पी प्रतिकार सभी सफल है, कितना प्रायिकता है, और गुना जेड ए बी और इंटू ई टू दी पावर माइनस ए बाय आर टी। पी हो गया क्या चीज, अभिविन्यास गुणक, पी बराबर अभिविन्यास गुणक, ये प्रायिकता गुणक। तो ये तुम्हारा हो गया, ये इस चैप्टर में तुम्हारा लास्ट टॉपिक था संघट्ट सिद्धांत। तो इसके साथ ही चैप्टर तुम्हारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। जो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उसको तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, जो ऑब्जेक्टिव वगैरह है किसी बुक से बना सकते हो, जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो तुम इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। जिसको जो भी क्वेश्चन पूछना हो, जो भी दिक्कत होता है, राइट शुक्ल ऐप के माध्यम से हमसे एक्सरसाइज हो या किसी दूसरे भी सब्जेक्ट फिजिक्स हो, मैथ हो, उसमें भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो। इंग्लिश हिंदी किसी भी मीडियम में पढ़ने के लिए तुम राइट शुक्ल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर हमसे संपर्क कर सकते हो। इसके साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं।